वीडियो में हम लोग टाइम टेबल, स्टडी मटेरियल, स्कोर, स्ट्रेटजी, इन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात यार, ये सोचो कि ये एग्जाम आपको क्लियर क्यों करना है, क्योंकि अब मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, फिर भी मैं फोन को नहीं छोड़ रहा हूं। पूरे मन से लाइब्रेरी जा रहे हैं पर टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। मॉक टेस्ट देने के बाद एनालाइज नहीं कर रहे हो और फिर पूछते फिर रहे हो कि हम गलती कहां कर रहे हैं। हो ये रहा है कि आप दो ही सब्जेक्ट में फंसे रह जा रहे हो। हर एक स्टूडेंट के साथ एग्जाम के दौरान लगभग जब 2 से 3 महीने 4 महीने बचते हैं तो यही सवाल उसके माइंड में आते हैं। आपको लास्ट तक बने रहना है, छोड़ना मत मेरा वीडियो को। अभी से कुछ आदतें डालनी होंगी। आपको 45 से 50 मिनट मैक्स टू मैक्स है नॉन टेक के अंदर देने हैं। तो अभी आपको किस तरीके से क्लासेस को अटेंड करना चाहिए। टेक्निकल सब्जेक्ट में कुछ ग्रुप्स बना दिए मैंने। अब मैं आपको बताता हूं नॉन टेक को पढ़ने का और रीजनिंग को पढ़ने का तरीका क्या है। सबसे बेस्ट तरीका है, जब से एसएससी जेईई की एग्जाम डेट आई है, हर एक स्टूडेंट के मन में एक चिंता लगी हुई है कि यार मैं इस एग्जाम को क्लियर कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा, और समय रेत की तरह फिसलता हुआ जा रहा है। हर एक दिन आपके लिए बहुत ज्यादा कीमती है। ये जो लगभग 100 दिन बचे हुए ना, इसमें अगर आपने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दिया तो फिर बहुत ज्यादा बड़ी समस्या आपके सामने हो सकती है। यह वीडियो आप लोगों के लिए शायद आपकी तैयारी में एक बेहतर और नींव का पत्थर साबित होगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में यस आई विल क्रैक एसएससी जेईई 2025 लिख के जरूर जाइएगा अगर ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही शानदार लगे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। इस वीडियो में हम लोग टाइम टेबल, स्टडी मटेरियल, स्कोर, स्ट्रेटजी, इन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात यार, ये सोचो कि ये एग्जाम आपको क्लियर क्यों करना है, क्योंकि अब वो समय आ चुका है जब ये आग लगाना मन में बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट कि हम किसके लिए, स्टॉप एंड थिंक, आप किसके लिए ये एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, कौन से पॉइंट पे आप सहमत हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हर उस इंसान के लिए जिसे मुझ पर भरोसा नहीं है, मतलब उन सबका तो मुंह बंद कर देना है। दूसरा पॉइंट कि उन सभी के लिए जिन्होंने मुझ पर दिल से भरोसा किया, जैसे कि मेरे पेरेंट्स, मेरे दोस्त, मेरा भाई, मेरी बहन, सभी ने। या फिर कुछ साल बाद खुद को एंड अपने परिवार को एक बेहतर लाइफ देना चाहते हैं। और या फिर कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ सरकारी अफसर ही बनना होता है, क्योंकि उनके पास एक माइंड में एक कॉन्सेप्ट चल रहा होता है कि यार मुझे पावर, रिस्पेक्ट, मनी सब कुछ चाहिए। और एक और रीजन हो सकता है कि यार प्राइवेट जॉब में पैसा भी कम और मेहनत भी ज्यादा, तो आगे आने वाले समय में मैं कैसे सरवाइव करूंगा। आप कौन से कारण के कारण से तैयारी कर रहे हैं जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर आपने ये कारण ढूंढ भी लिया तो अब एक कड़वा सच सामने आता है कि आप अपने साथ में क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हो। देखो ऐसे रीजंस बहुत सारे आ रहे होंगे, इनमें से भी आप अपना आंसर बताएंगे कि आप किस समस्या के साथ में जूझ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि भाई आपको पता है कि समय बहुत ज्यादा कीमती है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, फिर भी मैं फोन को नहीं छोड़ रहा हूं। दूसरा पॉइंट, पूरे मन से लाइब्रेरी जा रहे हैं पर टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। सुबह जा रहे हैं, रात को आ रहे हैं, लेकिन सही तरीके से अगर मैं इफेक्टिव टाइम की बात करूं तो वो सही आउटपुट नहीं निकल पा रहा। तीसरा पॉइंट है कि मॉक टेस्ट देने के बाद एनालाइज नहीं कर रहे हो और फिर पूछते फिर रहे हो कि हम गलती कहां कर रहे हैं, मार्क्स कैसे बढ़ाएं। भाई गलतियां कैसे समझ में आएंगी। अगर आप गलतियों को समझना चाहते हैं तो एनालाइज करने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ने का प्लान बना लिया कि आज मैं 3 सब्जेक्ट टेक्निकल के, 2 सब्जेक्ट टेक के पढ़ूंगा। लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आप 2 ही सब्जेक्ट में फंसे रह जा रहे हो। या तो सब्जेक्ट आपने फेवरेट बना लिया, या हो सकता है कि आसान सब्जेक्ट के पीछे पीछे भाग रहे हो। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट हैं, जो इंपॉर्टेंट भी हैं, लेकिन उनसे इसलिए भाग रहे हो क्योंकि वो समझ कम आ रहे हैं आप लोगों को। लेकिन पढ़ना तो बेटा पड़ेगा, आप नहीं तो कोई और पढ़ेगा। ध्यान रखिए, लाइफ में छोटे छोटे इफेक्ट एक बड़ा, यानी कि छोटे छोटे एफर्ट्स जो आप करते हैं तो छोटे छोटे एफर्ट्स एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। वो इंपैक्ट तुरंत दिखाई नहीं देगा, लेकिन एक समय के बाद आपको समझ में आएगा कि जो मैंने थोड़ी थोड़ी मेहनत करी थी उससे आज कितना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिलेबस कंप्लीट करना है, लेकिन ऐसा लगता है, मतलब सिलेबस कंप्लीट हो गया है कुछ स्टूडेंट का और कुछ को करना है, लेकिन जिनका कंप्लीट हो गया है ऐसा लगता है यार शुरू से वापस से पढ़ने की जरूरत पड़ जाएगी। लेकिन अब देखो, अब आपके क्वेश्चन का आंसर भी लेकर के आया हूं। आपके कुछ सवाल हैं और इन सवालों का जवाब क्या है। पहली बात तो हर एक स्टूडेंट के साथ एग्जाम के दौरान लगभग जब 2 से 3 महीने 4 महीने बचते हैं तो यही सवाल उसके माइंड में आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें, बताऊंगा अभी। दूसरा, मॉक टेस्ट के लिए कितना % सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है, ये तो मैं आपको अभी से बता देता हूं। लगभग आपको
70 to 80% सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, तब आप फुल लेंथ मॉक लगा सकते हैं। उससे पहले आप अगर जो भी सब्जेक्ट कर रहे हैं सेक्शन मॉक लगा सकते हैं। तीसरा है रीजनिंग में टाइम कैसे मैनेज करना है, ये भी आगे हम डिस्कशन करेंगे, टैक और नॉन टैक दोनों के बारे में आराम से। टेक्निकल को रिवाइज करने का बेस्ट तरीका, पीवाईक्यू क्यों करना जरूरी है, और इसके अलावा नॉन टैक में कम से कम क्या पढ़ूं कि अच्छे से अच्छे मार्क्स मेरे आ जाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आप लोगों को पता होगी और शायद मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है कि ये जो पूरा एग्जाम है ये 3 स्टेजेस के अंदर चलता है। पहला आपके पास में CBT 1, फिर CBT 2 और फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, पूरा पेपर 500 नंबर का होगा। लेकिन बात ध्यान रखिएगा, पहले तुमको CBT 1 को ही तो क्लियर करना पड़ेगा, तभी तो यहां पर पहुंचोगे। अगर यहीं पे अटक गए तो फायदा क्या होगा, फिर तो अगली साल का फिर से इंतजार करो। तो अपना बेस्ट इनपुट आप कैसे देंगे ये मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। आपको लास्ट तक बने रहना है, छोड़ना मत बेटा वीडियो को। देखिए सबसे पहली बात, ये बात दिमाग में रखिए कि यार मेरा पैटर्न क्या है। सबको 2 घंटे ही मिलेंगे, सबको 2 घंटे मिलेंगे। और पेपर भाई हिंदी इंग्लिश में आता है, आप उसको कभी भी किसी भी टाइम चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों की समस्या होती है। सबको 2 घंटे मिलेंगे, सबके पास 200 क्वेश्चन होंगे, लेकिन रैंक उसी की आएगी जो सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगा। कई बार ऐसा होता है कि जब हम पेपर में देने बैठते हैं तो शुरुआत के 5 क्वेश्चन हमें समझ नहीं आते। घबराना नहीं है, आपके पास जितनी नॉलेज है, आपने जितना पढ़ा, उसके आधार पर आप पेशेंस बनाए रखिए, तब जाके आपका एग्जाम क्लियर होगा। असली स्टूडेंट वही है जो एडवर्स स्थिति यानी कि विपरीत स्थिति में भी अपने आप को संभाल के रखे और ये देखे कि मैं अपने एग्जाम को बेस्ट कैसे परफॉर्म कर सकता हूं। सबको 2 घंटे मिलेंगे। बेस्ट इनपुट निकालने का तरीका क्या हो सकता है उसको आज इस वीडियो में जानेंगे। कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। पहले एग्जाम के ध्यान रखिएगा, CBT 1 के अंदर नो कैलकुलेटर इज अलाउड। हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आता है। सबसे पहली पॉइंट, एक आदत कौन सी बनानी है। अभी से कुछ आदतें डालनी होंगी। अगर ये आदत आप नहीं डाल रहे हैं तो आगे जाके एग्जाम में भी दिक्कत होगी। सबसे पहली बात तो आदत ये डालनी है कि बिल्ड अ हैबिट टू कवर 200 क्वेश्चन इन 2 आवर्स। कैसे भी करके 2 घंटे में अपने को 200 क्वेश्चन को कवर करने की हैबिट डालनी पड़ेगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम के लास्ट में हम 20-30 क्वेश्चन तो पढ़ ही नहीं पाते, जबकि उन 20-30 क्वेश्चन में से कम 10 से 15, 12, 13 क्वेश्चन तो आपको आते होते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचोगे ही नहीं तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाओगे कैसे। नेक्स्ट पॉइंट इज, पहले सिर्फ उन क्वेश्चंस को करें जिन पर आप 100% श्योर हैं, जिनको पता है कि यार ये एकदम सही है, मैं उन क्वेश्चंस को तो पहले करूं। मैं तुक्केबाजी पे ज्यादा बिलीव ना करूं। अगर मुझे 50% भी शंका लग रही है मैं उस क्वेश्चन को छोड़ दूं। जब आप इनको 100% को क्वेश्चंस को श्योर वाले क्वेश्चंस को कर लें, उसके बाद लीजिए रिस्क। और ये चीज आप सेम टू सेम मॉक के अंदर भी अप्लाई करेंगे। जो आप मॉक टेस्ट देते हैं ये रियल एग्जाम में भी अप्लाई, क्योंकि हैबिट कहां से बनेगी, हैबिट बनेगी बेटा मॉक टेस्ट से बनेगी हैबिट। तो आपको जो मॉक टेस्ट देंगे उसमें 200 क्वेश्चन करने की हैबिट डालनी पड़ेगी। और मैं क्या बोल रहा हूं, पहले 100% क्वेश्चन जिनमें श्योर है उसको करो। अब जैसे कि आपको पता है कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है भाई साहब। अगर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग तुम्हारी है, इसका मतलब यह होता है कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो इसका मतलब 4 नंबर तो गए, साथ के साथ में सही वाले क्वेश्चन में से एक और नंबर लेके चला गया आपका। तो आपको वो मूर्खता नहीं करनी है, आपको बड़ी सूझबूझ समझदारी से काम करना है। श्योर वाले क्वेश्चन के बाद रिस्क ले रहे हो, लेकिन आप कहोगे सर आपने तो कहा था रिस्क ले लो। ब्रैकेट में मैंने चेतावनी भी दी दी है बेटा। चेतावनी ये है कि नेगेटिव मार्किंग को हमेशा दिमाग में रख के ही करें। पूरा देख लें कि भाई मैंने उतने क्वेश्चन कर दिए जितने से मेरा सिलेक्शन हो सकता है। कैसे पता चलेगा, अभी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जिस सेक्शन में जितने टाइम की आवश्यकता है उतना ही देना है। जैसे मैं जनरली आपको बताऊं, आपको 45 से 50 मिनट मैक्स टू मैक्स है नॉन टेक के अंदर देने हैं। बचा कुचा जो टाइम आप लोगों को 2 घंटे से में से बचेगा वो टाइम देना है टेक्निकल के ऊपर। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आता है सर 150+ मार्क्स कैसे स्कोर कर पाऊंगा। और आपको लगता है कि ये मजाक है, कई सारे लोगों को मजाक लगेगा कि सर ये लाए जा सकते हैं। बिल्कुल लाए जा सकते हैं बेटा। हर बार इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले टारगेट करते हैं, इस बार सिविल वाले, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सबको टारगेट करना पड़ेगा। बता देना चाहता हूं कि सिविल इंजीनियरिंग के अंदर भी इस बार जो कट ऑफ गई थी, इवन 2023 से 2024 में जो जंप था बेटा CBT 1 के अंदर कट ऑफ का, वो आप देख लीजिए कहां से कहां पहुंच गया था। लगभग आपके पास देख लीजिए 108 से 122 पे डायरेक्ट, ओबीसी में 106 से 116, एससी में 89 से 101, एसटी में 87 से 97, ईडब्ल्यूएस में 98 से 109, इतना कट ऑफ चला गया। इसका मतलब
अगर आप इतना टारगेट नहीं कर रहे हो ना, इतना टारगेट नहीं कर रहे हो, तब तो आप मान के चलिए आप 90 या 100 मार्क्स पे रख जाएंगे। आप 150 प्लस टारगेट करोगे तभी जाके तो बेटा 125 130 मार्क्स लाओगे, क्योंकि गलतियां भी तो होंगी ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑलमोस्ट 100 डेज बचे हुए हैं, इनमें कैसे कवर करना है। सबसे पहली बात, कट ऑफ को दिमाग में रखिए, इसको दिमाग से मत निकालिएगा। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए अगर आप एसएससी जेईई 2025 को क्लियर करना चाहते हैं। और ये आप लोगों के, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल के, सभी के लिए है। आप इतना स्कोर करिए कि इसमें रीजनिंग के अंदर 45 से 50 स्कोर कर सकते हैं कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा बता रखा है। जीके के अंदर 25 से 28 का टारगेट रख सकते हैं, और टेक्निकल के अंदर 75 से 80 का टारगेट रखें, तब जाके आपका एग्जाम क्लियर होगा। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? इसके लिए आपको अपने 4 पिलर्स को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। 4 प्लस कौन से होंगे? सबसे पहले आपको सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा। सिलेबस कम से कम, ध्यान रखिएगा, एक स्टूडेंट का सिलेबस जीवन में कभी कंप्लीट नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आपको कम से कम बता रहा हूं 70 to 80% सिलेबस को पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे आप लोगों को रास्ता अपने आप दिखने लग जाएगा बाकी बचे कुछ सिलेबस को कवर करने के लिए। दूसरा पॉइंट ये है भाई, और सिलेबस को कंप्लीट टैक और नॉन टैक में कैसे करना है वो अभी बात करेंगे। दूसरा पॉइंट है रिलेवेंट स्टडी मटेरियल। आप याद रखिए कि भैया आप कोई गेट का एग्जाम या ईएससी का एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं और आपके पास समय कम है, और अधिकांशतः बच्चों को अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा कि मैं एग्जाम क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं, चाहे वो 1 साल से तैयारी कर रहा हो, चाहे वो 2 साल से कर रहा हो, चाहे वो 8 महीने से कर रहा हो। तो आपको एग्जाम की डिमांड और रिक्वायरमेंट समझनी होगी। आपका एग्जाम अगर एसएससी लेवल का है तो एसएससी लेवल के क्वेश्चंस, यानी कि अभी हमारे सामने क्वेश्चन था कि सर हम पीवाई की क्वेश्चन क्यों सॉल्व करें, क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि मेरे एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन कौन से टॉपिक्स, कौन से सेक्शन से पूछे जाते हैं, मुझे उन क्वेश्चन को कितना बढ़िया तरीके से करना है। इवन कई बार जब आप 5 से 10 साल का पेपर डिकोड कर लोगे तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि यार कौन से वाले टॉपिक्स को मुझे सबसे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, सबसे ज्यादा पढ़ने की। तो कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही बना जाते हो, क्योंकि हर साल उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो चीज आपको कहां से पता चलेगी? यहां पे पीवाईक्यू से पता चलेगी। तो ये क्वेश्चन जो हम लोग अपने आप से पूछ रहे थे, जो आप मुझसे पूछते हो कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करना, वो तो चल ही रहा है, साथ साथ बता ही रहा हूं, लेकिन मॉक कब देना है बता रहा हूं। रीजनिंग के बारे में बात करेंगे, टेक्निकल को रिवाइज करने का बेस्ट तरीका देखेंगे, पीवाईक्यू क्यों करना जरूरी है, और साथ में नॉन टेक में क्या पढ़ना है। सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलते हुए चले जाएंगे वीडियो के अंदर। एग्जाम में क्या हैबिट बनानी है वो आपको मैंने बता दिया। पॉइंट ये आता है सर, सिलेबस कंप्लीट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिना उसके काम नहीं चलेगा। आपके पास 3 महीने हैं, अभी भी आप लोग टेक नॉन टेक दोनों के सिलेबस को आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। और आपको लगता है कि नहीं कर सकते, बेटा कोई तो इसको करेगा जरूर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिस एंड एनालिसिस। सिंपल सीधी बात है, सिलेबस कंप्लीट करो, रिलेवेंट स्टडी मटेरियल रखो, फालतू का स्टडी मटेरियल रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, रद्दी इकट्ठा मत करो। अभी फिलहाल में वो मटेरियल रखो जो सच में आपके एग्जाम को मैच करता है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस एंड रिवीजन। प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। प्रैक्टिस रिवीजन का मतलब ये होता है प्रैक्टिस एंड एनालिसिस। जैसे आप मॉक लगा रहे हो या कोई भी आप टेस्ट दे रहे हो, तो टेस्ट देने के बाद अपनी गलतियों को अगर आप नहीं पहचान रहे हो तो भी आप बड़ी गलती कर रहे हो अपने खुद के साथ में। गलतियां पहचानिए, ये देखिए कि मैंने कौन से टॉपिक गलत करे, उनको वापस से रिवाइज करिए। उनको वीडियो देखने की आवश्यकता है तो वीडियो देखिए, अगर नोट से रिवाइज हो सकता है नोट से रिवाइज करिए। लेकिन आप ध्यान रखिए, जब तक आप गलतियां एनालाइज नहीं करोगे तब तक काम नहीं चलेगा। तो जब प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने पर आप लोगों के मार्क्स आएंगे, या तो अच्छे मार्क्स आएंगे या बुरे मार्क्स आएंगे या एवरेज मार्क्स आएंगे। उसके बाद क्या करना है, आपको एनालाइज करना है कहां पे गलतियां हुई, फिर से आप लोगों को रिवाइज करना है, और रिवाइज करने के बाद फिर से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। ये सब वो पूरा का पूरा जो साइकिल है वो चलता रहना चाहिए। पहले आपने कोर्स को कंप्लीट किया, बढ़िया, आपके पास नोट्स जो भी चीजें थी आपने कॉन्सेप्ट याद कर लिए, सब कुछ पढ़ लिया, सारे डेरिवेशन सॉल्व कर लिए। उसके बाद प्रैक्टिस करी, प्रैक्टिस करने के बाद एंड प्रैक्टिस मॉक टेस्ट के थ्रू हो सकती है, पीवाई के थ्रू हो सकती है। फिर एनालाइज किया कि मैं कहां पे कमजोर हूं, कमजोर होने के बाद वापस से रिवीजन किया, फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करी। ये एक बेस्ट तरीका है। ओवरऑल आपको क्या करना है इन दिनों में, 3 महीनों में ये करना है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर कोई अभी भी क्लास कर रहा है तो अभी आपको किस तरीके से क्लासेस को अटेंड करना चाहिए। पहली बात तो, अगर आप प्योरली लाइव क्लास ले रहे हैं तो पूरी तरीके से लाइव क्लास मत लीजिए, क्योंकि पूरी तरीके से लाइव क्लास लेने से आपको नुकसान होगा, क्योंकि टाइम आप उतना नहीं दे पाओगे। तो फिलहाल में ब्लेंड बना लीजिए। ब्लेंड मतलब होता है मिक्स, कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड देंगे, कुछ क्लासेस आप लाइव देख लीजिए। तो सबसे पहले आप या तो नोट्स बना लो, या तो नोट्स बनाओ अगर आपको लिख के आदत है तो, और नहीं है तो प्रिंट आउट ले लो, क्योंकि हमारे जो भी क्लासेस चलती है उनमें आराम से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो।
नेक्स्ट पॉइंट है कि हाईलाइट्स द की पॉइंट। जितने भी आपके हाईलाइट की पॉइंट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबको हाईलाइट करो। जैसे देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है, रेड कलर के हार्ट बना दिए, स्टार बना दी, कुछ भी बना दिया। फॉर्मूला जब चैप्टर खत्म हो जाए तो एक ही पन्ने में सारे चैप्टर के फॉर्मूला लिखने की आदत डालिए, क्योंकि वहां से न्यूमेरिकल भी आएंगे। देन रिवाइज बिफोर नेक्स्ट क्लास। कोई भी क्लास करे उससे पहले रिवीजन नहीं करोगे, 15-20 मिनट रिवीजन को दे दिया, आप समझिए आपका आधा काम तो वैसे ही हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन प्रैक्टिस चैप्टर वाइज। जब आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाए उसके बाद चैप्टर वाइज पूरे क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन उनसे बन रहे हैं, पीवाईक्यू कौन से थे, अलग अलग स्टेट एजेई के क्वेश्चन कर लो, तो पता चल जाएगा कि यार कितने क्वेश्चन सच में मैं कॉन्सेप्ट को कितना अप्लाई कर पा रहा हूं क्वेश्चन के अंदर। देन इसके बाद में शॉर्ट नोट्स चैप्टर वाइज, शॉर्ट नोट्स बनाइए लेकिन चैप्टर वाइज, और साथ में उन पॉइंट्स को भी ऐड करिए जो आपने क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम और नई चीजें सीखी हैं। कई बार ऐसा होता है क्लास में जो पढ़ा दिया जाता है उसके अलावा भी एडिशनल चीजें आप लोगों को कई बार क्वेश्चन करते टाइम पता चलती है, और उनको भी आप शॉर्ट नोट्स में ऐड करें। और शॉर्ट नोट्स बेटा ये मतलब नहीं होता कि आप छोटा छोटा लिखेंगे। शॉर्ट नोट्स का मतलब है वो लिखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, वो लिखेंगे जिससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो सकता है जिस डेटा के थ्रू। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्लास कैसे लेनी है समझ में आ गया। अब आती है टेक्निकल सब्जेक्ट में सर किस तरीके से पढ़ाई करें। देखिए बेटा, टेक्निकल सब्जेक्ट में कुछ ग्रुप्स बना दिए मैंने। जैसे कि कुछ सब्जेक्ट हैं जो स्कोरिंग और इजी भी हैं, कुछ बना दिए स्कोरिंग बट टफ हैं, और कुछ ऐसे बना दिए जो लेंथी हैं लेकिन कम स्कोरिंग है। जैसे कि यहाँ पे कुछ 52 नंबर का जो पार्ट है वो इजी और स्कोरिंग है। जैसे कि बीएमसी और सीटी 14 से 15 नंबर का है, आरसीसी 10 से 11 का, सर्वेइंग 10 से 11 का, एस्टिमेशन कॉस्टिंग 9 से 10 का, और इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी 9 से 10 का। एक बात आपको बता दूं, पिछले लगभग 5 से 7 सालों के अंदर ये सब्जेक्ट का वेटेज टस से मस्त नहीं हुआ है। चलिए आप लोगों को शायद मेरी कही हुई बात पे भरोसा ना हो, लेकिन इस डेटा के ऊपर जरूर भरोसा हो जाएगा। मैं आप लोगों को अभी बताया बीएमसी, सर्वे, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, इसके अलावा कौन सा सब्जेक्ट था अपना, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, सारे सब्जेक्ट मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए बीएमसी, आरसीसी, सर्वे, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी। तो बीएमसी, फिर उसके बाद में सर्वेइंग, इरिगेशन, आरसीसी और एस्टिमेशन कॉस्टिंग, ये 5 सब्जेक्ट का आप देख लीजिए वेटेज एवरेज आपको दिखा रखा है 9। उसका इस सब्जेक्ट का आपके पास में 10 है, इस सब्जेक्ट का 10, इस सब्जेक्ट का लगभग 12, इस सब्जेक्ट का 15। इवन ये 2024 तक आप लोगों को दिखा रखा है। 24 का मैंने अलग से, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं चाहे तो। हर एक शिफ्ट का, शिफ्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 4 शिफ्ट में 2024 का पेपर हुआ था। इन चारों शिफ्ट में अभी आप देखेंगे तो आरसीसी है, या आपका बीएमसी है, या आपका ये आपका दैट इज द इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, सर्वेइंग। अगर इन सब्जेक्ट और एस्टिमेशन, इन सब्जेक्ट को आप अभी भी देखोगे तो इन सब्जेक्ट का अभी भी जो वेटेज है वो वही सेम टू सेम बना हुआ है जैसा कि आपके पास पहले बना हुआ था। इनमें कोई डिफरेंस आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, चलिए तो ये आपके पास एवरेज रहा। इसके अलावा और कौन से सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि कुछ सब्जेक्ट स्कोरिंग है बट टफ है। स्कोरिंग बट टफ सब्जेक्ट का मतलब होता है जैसे सॉइल मैकेनिक्स है, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स है। बच्चों को, हर किसी को इतना आसान नहीं लगते, लेकिन इन सब्जेक्ट से स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। जैसे कि 9 से 10 नंबर का सॉइल मैकेनिक्स आता है, पिछले 5 सालों में ऐसा ही आ रहा है। सेम टू सेम फ्लूइड मैकेनिक्स 10 से 11 नंबर का आता है, पिछले 5 से 10 सालों में ऐसा ही आ रहा है। फिर इसके अलावा स्कोरिंग बट लेंथी, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो स्कोरिंग है लेकिन लंबे हैं, जैसे कि हाईवे है, एनवायरमेंट है। ये आसान सा छोटे सब्जेक्ट कह सकते हैं कि ये जो सब्जेक्ट हैं ये स्कोरिंग तो है बट ये लेंथी है, बहुत बड़े सब्जेक्ट्स हैं। तो इनमें टोटल जो एवरेज आपको मार्क्स मिलते हैं वो 40, यहां से मार्क्स मिलेंगे 52, और बचा कुछ सब्जेक्ट जैसे कि सोम, टॉस और स्टील, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, ये हैं भी लेंथी, इनको पढ़ने में भी टाइम लगता है और इतने आसान भी नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सोम बहुत जरूरी होता है, तो सोम तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन टॉस और स्टील का वेटेज हमेशा से ही कम ही रहा है। जैसे आप लोग, मैं अगर 2024 का वेटेज आप लोगों को दिखाऊं तो 2024 के अंदर भी जो स्टील है, जैसे स्टील का वेटेज देखेंगे 1, 3, 2, 2, तो एवरेज कम रहा शुरू से ही। ठीक है, ऐसी अगर मैं सोम टॉस की बात करूं तो 6, 5, 6, 7, बाकी के कंपैरिजन में देखेंगे तो काफी एवरेज रहा। इवन इसमें सोम और टॉस दोनों सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं। तो ये आपका सीक्वेंस हो सकता है सब्जेक्ट को पढ़ने का। अब आप एक काम कर सकते हैं, इनमें से ग्रुप बना लीजिए। जैसे कि एक इसका ग्रुप बना लिया, एक यहां से एक ग्रुप बना लिया, एक यहां से ग्रुप बना लिया, जो आपको ठीक लगे आप ग्रुप बना करके इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये तो था बेटा टेक्निकल को पढ़ने का तरीका। हम मैं आपको बताता हूं नॉन टेक को पढ़ने का और रीजनिंग को पढ़ने का तरीका क्या है। सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर आप रीजनिंग में बेस्ट स्कोर करना चाहते हैं तो अभी से डेली एक मॉक लगाना चालू कर दो। पिछले कई सालों में अगर मैं आपसे बात करूं, पिछले कई सालों के अंदर जितने भी पेपर हुए हैं एसएससी जेईई के अंदर, चाहे वो सिविल का है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल का, सारे के सारे पेपर्स को आप निकाल लीजिए और उनको डेली एक सेट लगाइए।
या तो आप पहले अगर आदत आपको पेपर पे सॉल्व करने की वहां करिए, नहीं तो डायरेक्ट आप मॉक दे सकते हैं, मॉक पीवाई की मॉक जो होते हैं उनको आप लगा सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में नेक्स्ट लिखा हुआ है कि रीजनिंग को शुरू से प्रैक्टिस करें, इजी एंड मार्क्स स्कोरिंग है, क्योंकि इसमें 50 में से 50 लाना बहुत आसान है, टफ नहीं है, ना ही कोई चैलेंजिंग है, ना ही कोई बहुत ज्यादा इंपॉसिबल काम है। हर साल लड़के लाते हैं, आप भी लेके आ जाएंगे। नेक्स्ट इज कैलकुलेटर से प्रैक्टिस कम करें, ट्रिक्स को ज्यादा फॉलो करें, क्योंकि यहां पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने लगोगे तो कैलकुलेटर मतलब घर पे कैलकुलेटर, ट्रिक्स का और हाथ का इस्तेमाल करें, क्योंकि वहां पे कुछ नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट इज डेली एक सेट ऑफ 50 क्वेश्चन, डेली आज से आप प्रॉमिस करिए कि एक सेट क्वेश्चन का लगाओगे ही लगाओगे। और सबसे लास्ट में अपनी गलतियों को एनालाइज करो और उनको रिपीट मत करो, ठीक है। मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कितने टाइम में क्या करूं। और एक बात ध्यान रखिए, 30 से 35 मिनट में 50 क्वेश्चन करने का टारगेट रखें। ये आप हैबिट बना लीजिए। जिस दिन आप 50 मॉक टेस्ट कर लोगे ना, आपका टाइम और आपकी एक्यूरेसी दोनों अपने आप मेंटेन हो जानी है। और सबसे लास्ट में अगर मैं आपसे बात करूं जीके के बारे में, जीके में देखो ज्योग्राफी, साइंस और इकोनॉमिक्स ये स्कोरिंग पार्ट होते हैं। साइंस तो आपको पता है 17 से 18 नंबर का आता ही आता है, तो आप इसमें साइंस में जरूर पढ़ें। हम इसकी एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉप 100 टॉपिक्स कंक्लूडिंग द SSCJ 2025 आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए वो भी मैं बनाऊंगा एक वीडियो। लेकिन फिलहाल अभी देखिए जीके में ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स बहुत स्कोरिंग है एटलीस्ट, तो आपको इनको पढ़ना है, ठीक है। इसके लिए एक अलग से मैम ने वीडियो भी बनाया हुआ है, ठीक है। आप उनकी मैम की वीडियो देख सकते हैं, यशिका मैम की, उन्होंने बहुत अच्छा वीडियो बता रखा है कि क्या आपको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास एटलीस्ट मंथली करंट अफेयर की, अब आपको करंट अफेयर की बताया तो कम से कम 5, 6 से 7 या 8 क्वेश्चन आ जाते हैं इस वाले पार्ट से, केवल कई बार ज्यादा आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है इसमें कि हर महीने की एक मैगजीन आती है, 6 से 7 महीने की आपको करंट अफेयर पढ़नी होगी, तो हर महीने की एक मैगजीन आती है, उस एक मैगजीन को 2 से 3 बार आपको पढ़ लेना है। सिर्फ इतना भी कर लोगे ना, इसमें से क्वेश्चन फंस जाएंगे। लास्ट में फिजिक्स के फॉर्मूले एक जगह रखें, क्योंकि छोटे छोटे फॉर्मूले, लाइट के फॉर्मूले, बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। एंड सबसे लास्ट में डेली 1 घंटे जीके पढ़ें। कहां से पढ़ें सर? इसी चैनल पर सुबह 7 बजे डेली एक क्लास होती है ना, मुमताज मैम की, उसको डेली लीजिए। वहां पे आपको करंट अफेयर पढ़ाया जाता है, जीके के पार्ट्स, स्टैटिक वाला पार्ट भी पढ़ा दिया जाता है, उसमें डायनेमिक पार्ट भी पढ़ाया जाता है। आपकी काफी ज्यादा एक हैबिट बनेगी, आपका एक टाइम टेबल सेट होगा और चीजें बहुत अच्छी बनती चली जाएंगी। तो ये आपके पास में एक बात और लिखिए बहुत इंपॉर्टेंट, कि डेली अगर 1 घंटे जीके पढ़ो, नॉन टेक टेक दोनों अगर अच्छे नहीं है तो सिलेक्शन होना मुश्किल है, लेकिन अगर दोनों में बैलेंस करोगे तो नॉन टेक को टेक संभालेगा और टेक को नॉन टेक, जब आप थोड़ा डगमगाने लगोगे पेपर में। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हैं तो आप देवेश सर PW चैनल को सर्च करके टेलीग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मैं यहाँ पे बहुत सारी मीट्स लेता हूं जिनमें लगभग 500 से 600 बच्चे कम से कम कनेक्ट करते हैं, जिनको मैं गाइड करता हूं या उनको बताता हूं, उनकी प्रॉब्लम सुनता हूं, उनको एक हौसला बढ़ाने का काम करता हूं। और मैं हमेशा यूट्यूब पे भी आता रहता हूं ताकि आपको बताता रहूं कि आपका असली जीवन का लक्ष्य क्या है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में एक रेड कलर का सुंदर सा दिल और ये जरूर लिखेंगे कि आई वॉन्ट टू क्लियर SSCJ या आई विल क्रैक SSCJ 2025। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।